हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया होगा, अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। आज हम आपका दूसरा चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज उसके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन एज अ रिसोर्स, ह्यूमन को रिसोर्स क्यों कहा है। जब आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर करवाया था उसमें बताया था कि लेबर एक हमारे पास ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि उसी ने लैंड के ऊपर काम करना होता है। अब देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन नंबर 1 पे आ गई है। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है, एक तरह की वो लाइबिलिटी बनती जाती है। लेकिन उस पॉपुलेशन को एज अ लाइबिलिटी से हमने एसेट में कैसे चेंज करना है, वही पॉपुलेशन किसी कंट्री के लिए एक एसेट कैसे बन सकता है, एक वेल्थ कैसे बन सकता है, यदि वो पॉपुलेशन प्रोडक्शन एक्टिविटी में अपना अच्छा रोल प्ले कर रही है, यदि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऐसा काम कर रही है जिससे देश की तरक्की हो रही है, जिससे देश की ग्रोथ हो रही है। अब देखिए, हमारे पास, हमने आपको पिछले चैप्टर में भी करवाया था, आपने 8th में भी पढ़ा होगा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। हम कोई भी ऐसा रिसोर्स यूज करते हैं जिससे हमारे जो काम है वो हो सकते हैं। लेकिन किसी कंट्री के पास सपोज करो बहुत अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज है, वहां की सॉइल अच्छी है, वहां का मिनरल्स अच्छे हैं, बहुत सारे और नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि वहां का ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है, यदि वहां के लोग एजुकेटेड नहीं है, उनको पता नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, तो वो कंट्री कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन वहां की पॉपुलेशन इतनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है वो, कि वो वहीं के उतने नेचुरल रिसोर्सेज में ही अपनी कंट्री को बहुत ग्रोथ वाली साइड पे ले गए हैं। तो मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को कौन यूज कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स उसको एक्टिवली यूज कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग जब वो किसी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसकी लेते हैं, उसको हम तब कहते हैं कि ह्यूमन एक तरह का हमारे पास रिसोर्स है। वो ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स है जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो वहां के रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर रहा है, एफिशिएंटली उन चीजों को यूज कर सकता है। किसी भी देश की पॉपुलेशन को हम एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लाइबिलिटी ही होगा। तो एक ह्यूमन रिसोर्स ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है? क्योंकि इसी ने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है। वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी नॉलेज और अपनी स्किल के साथ, अपनी एक्सपर्टाइज के साथ वो अच्छे से कैसे यूज कर सकता है, तो वो ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज ही हैं। तो किसी भी कंट्री के सपोज करो वहां के डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई टेलर है, कोई भी जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, जो अपनी स्किल एंड एक्सपर्ट नॉलेज यूज कर रहा है, तो वो उस देश की क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। यदि आपको पूछा जाए कि किसी देश की ह्यूमन कैपिटल क्या है, तो आप कहेंगे कि वहां के ह्यूमन बीइंग्स जो स्किल्ड है, एक्सपर्ट है, एजुकेटेड है, उनको हम क्या कह देते हैं कि वहां की उस पर्टिकुलर कंट्री की वो ह्यूमन कैपिटल है। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो ये दो तरह की एक्टिविटीज करते हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी करवाया था, यहाँ पे फिर से करवा रही हूँ कि दो तरह की एक्टिविटीज कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है ह्यूमन रिसोर्सेज करते हैं। एक तो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपको बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, इस पर्पज से की जाती हैं कि हम उससे मनी अर्न करेंगे। इससे क्या है, कोई वेलफेयर पर्पज हो सकता है वो अपनी फैमिली का, सोसाइटी का, इनका पर्पज मनी अर्न करना नहीं होता। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम उनको बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है, जिनका पर्पज पैसा कमाना होता है। तो इसमें हम जो आपके सिलेबस में है वो करेंगे। इसमें 3 हम एक्टिविटीज लेते हैं। एक तो हो गई प्राइमरी एक्टिविटीज, एक हो गई सेकेंडरी एक्टिविटीज, एक हो गई टर्शरी एक्टिविटीज। अब किस एक्टिविटी में
कौन सी एक्टिविटी में कौन से सेक्टर्स एडेड है वो हम करेंगे। प्राइमरी सेक्टर में हम वो एक्टिविटीज ले लेते हैं जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन की जाती है, जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाता है। जिस तरह से हो गया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम लैंड है, वो वाटर है, वो सब कुछ हम नेचुरली यूज करके क्रॉप्स उगा रहे हैं। जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को मेनली यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिसोर्सेज। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, डायरी हो गया, ठीक है, दूध का काम हो गया, फिशिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर और भी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं जिनमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। मेनली जो रॉ मटेरियल है हमारा वो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको हम प्राइमरी सेक्टर में लेते हैं। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें एक चीज से कोई दूसरी चीज बनाई जाती है, जिसमें हम जैसे कि इंडस्ट्रीज ले लेते हैं। आपको मैंने एक एग्जांपल करवाई थी पीछे कि हमने व्हीट से फ्लोर बना लिया, फ्लोर से ब्रेड बना ली, ब्रेड से सैंडविच बना लिया, जिसको आगे की आगे कुछ नया बनाया जाता है। इसमें सेकेंडरी में हम वो ले लेते हैं जिनका रॉ मटेरियल मेनली प्राइमरी सेक्टर से आता है। जो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को यूज करके, इन प्रोडक्ट्स को यूज करके कुछ नई चीज बनाते हैं, कुछ नई वैल्यू ऐड करते हैं उसमें, उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में ले लेते हैं। इसमें मेनली इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, वो चीजें आ जाती है। टर्शियरी सेक्टर वो है जो कि सर्विसेज से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी करवाया था कि टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो वाली सर्विसेज जिसको हम जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। टर्शियरी सेक्टर में एक तो आ गई सर्विसेज, एक आ गया जो इन दोनों सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। जैसे कि हो गया ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर, ये सारी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन या किसी भी तरह की जैसे बैंकिंग सर्विसेज और सारी सर्विसेज किसमें आ गई, टर्शियरी सेक्टर में आ गई। दोबारा से समझिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो आ गए जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में वो आ गए जिनमें हम रॉ मटेरियल को जो प्राइमरी सेक्टर में डेवलप हुआ है उसको यूज करके कुछ नई चीजें बना रहे हैं। और टर्शियरी सेक्टर में वो सारे सेक्टर्स आ गए, वो सारे ऑक्यूपेशंस आ गए जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी की डेवलपमेंट के लिए जरूरत है, और सारे तरह की सर्विसेज आ गई। इसके अलावा इसमें हम एक और करेंगे। अब देखो, जैसे आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करवाई, एक वुमेन है सपोज करो, वो कहीं बाहर काम कर रही है, तो उसके लिए उसको क्या मिल रहा है बदले में, मनी मिल रही है, ठीक है। लेकिन यदि वो अपनी सर्विसेज मतलब अब घर पे काम करती है तो उसके बदले में उसको पैसा नहीं मिल रहा। एक्टिविटीज तो वो कर रही है, घर पे भी काम कर रही है, लेकिन उसको एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर नहीं किया जा रहा, उसके बदले में उसको पैसा नहीं दिया जा रहा। अब यदि यही वुमेन पढ़ी लिखी है, कहीं पे जॉब करती है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, मनी मिलेगी। तो यदि हमें पूछा जाए कि रोल ऑफ वुमेन क्या है इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो नो डाउट वुमेन को एजुकेट करके, ट्रेन करके, स्किल्स देके वुमेन को हम प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ हमारे कंट्री का बढ़ा सकते हैं, जिससे जीडीपी अच्छा होएगा, उनकी जो हम कह दे वैल्यू है हमारे देश में वो और बढ़ेगी। तो रोल ऑफ वुमेन बहुत जरूरी है कि उनको एजुकेट किया जाए, उनको स्किल एंड एक्सपर्टाइज भी उनकी भी जरूरी है। तो जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको जो एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज है, ये दोनों चीजें हम देके जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको बढ़ा सकते हैं। आपका जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, टॉपिक है, वो है कि हम जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। पॉपुलेशन तो सब जगह है, ह्यूमन सब जगह है, अब उसको ह्यूमन कैपिटल को हम ऐसे रिसोर्स कैसे बना सकते हैं, किस व्यक्ति को हम कहेंगे कि ये हमारे लिए एक ह्यूमन कैपिटल है। 2 फैक्टर्स हैं इसके, एक तो है एजुकेशन और एक है हेल्थ। ये देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, स्किल्ड है, ट्रेन्ड है, तो उसका रोल होगा प्रोडक्शन में वो अच्छा होगा, वो अच्छा रोल प्ले करेगा।
वो स्किल्ड होगा, एक्सपर्ट होगा अपने फील्ड में यदि उसके पास एजुकेशन है। अभी भी हम यदि हम देखें 2011 का सेंसस यदि हम देखें, अभी भी हमारी कंट्री में सिर्फ 74% लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। अभी भी इतनी पॉपुलेशन है जो इलिटरेट है, जो कि लोग नहीं पढ़े हुए। तो इसका मतलब हमें अभी एजुकेशन की तरफ बहुत काम करने वाले काम की जरूरत है। इंडिया में जो मैक्सिमम जो लिटरेसी है वो केरला में है, और जो लीस्ट लिटरेसी है वो बिहार में है। यदि आपको कोई पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं, वो केरला में है। सबसे कम पढ़े लिखे लोगों वाली स्टेट कौन सी है, वो बिहार में है। एजुकेशन सेक्टर में लोगों को ताकि हमारी कंट्री में लोग ज्यादा लिटरेट किए जा सके, ज्यादा लोगों को एजुकेशन दी जा सके, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, जिनमें से एक मेन स्कीम के बारे में हम करेंगे, वो है सर्व शिक्षा अभियान, जिसको हम कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान। इसको हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। इसमें 16 to 14 इयर्स के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रखी गई थी कि इनको एजुकेशन देनी जरूरी है, और वो एजुकेशन उनके लिए टोटली फ्री होगी। कौन सा प्रोग्राम था ये? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, ऐसा अभियान के सबको शिक्षित करना है। सर्व शिक्षा अभियान, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्या था इसमें कि 6 to 14 इयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। यहां तक के ये राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारे 2009 में ऐड भी किया गया कि ताजो एक हमें फंडामेंटल राइट की तरह दिया गया कि हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना। तो ये इस स्कीम को पूरा करने के लिए इसके साथ और भी स्कीम्स चलाई गई ताकि इस हम अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, जिनमें से एक स्कीम थी मिड डे मील। मिड डे मील क्या? बच्चों को वहीं पे खाना देना। मिड डे मील स्कीम, स्कूल में ही खाना देना। ये इसलिए किया गया ताकि बच्चों की हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दिया जा सके और बच्चों को वहां पे खाना भी प्रोवाइड किया जा सके, ताकि ज्यादा बच्चे स्कूल में आए, इनरोल हो, अटेंड हो, ताकि हम अपना एजुकेशन वाला ऑब्जेक्टिव है जो हम कहते हैं कि 100% लिटरेसी हो, इस चीज को हम अचीव कर सके। किसी भी देश की ह्यूमन कैपिटल तो कैपिटल है, तो वो रिसोर्स है यदि वो लोग एजुकेटेड है। नो डाउट एजुकेटेड लोग टेक्निक्स को जल्दी समझेंगे, नई टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए काबिल होंगे, तो और अपने देश का अच्छा सोच सकेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास इसमें आ जाता है हेल्थ। अब सपोज करो कोई पर्सन है, व्यक्ति है जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, स्किल्ड है, एक्सपर्ट है, एजुकेटेड है, टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, उसको हेडेक है, स्टमक एक है, उसको फीवर है, तो क्या रोल प्ले कर पाएगा वो प्रोडक्शन में? तो क्या वो ग्रोथ में अपना पार्ट दे पाएगा? कैसे वो हम उसको ह्यूमन कैपिटल कह सकते हैं? तो ये दूसरा ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ह्यूमन को एज अ रिसोर्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हेल्दी पर्सन होना, इसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है, क्यों जो लोगों को जागरूक किया जा सके कि वो अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकती है। प्रिवेंटिव कैसे, जिसमें हम वैक्सीनेशन ले लेते हैं, या फिर क्यूरेटिव, यदि कोई बीमार है उस व्यक्ति को क्या हेल्थ फैसिलिटीज दी जा रही हैं। किसी भी कंट्री की हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वहां की पॉपुलेशन एक हेल्दी पॉपुलेशन हो। यदि पॉपुलेशन वहां की हेल्दी है तो ही वो उस देश के लिए अच्छे तरह से काम कर पाएंगे। तो इसमें जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन है जब किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा हो तो ये स्वाभाविक हो जाता है कि वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? ये देखिए, एम्प्लॉयमेंट कोई काम कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जब किसी को काम नहीं मिलता। ये वो वाली सिचुएशन है जब सपोज करो मार्केट में वेज रेट चल रहे हैं सपोज 500, ठीक है, ये वेज रेट चल रहे हैं कि एक लेबर यदि काम करता है तो उसको 500 रुपीज मिलती है, और बहुत सारे लेबर्स उस पे ऊपर काम भी कर रहे हैं। सपोज करो और लोग हैं जो इसी वेज रेट पे काम करना चाहते हैं,
लेकिन उनको मार्केट में काम नहीं मिल रहा, तो हम कहेंगे कि प्रिवेलिंग वेज रेट पे वो काम करना चाहते हैं, लोग हैं हमारे पास, लेबर है हमारे पास जो कि उस वेज रेट पे काम करना चाहती है, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। उस सिचुएशन में हम कहेंगे वो लोग अनएम्प्लॉयड है। ये नहीं, उन लोगों को हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं यदि हमें 600 मिलेगा हम तो ही काम करने जाएंगे, उनको हम इस कैटेगरी में नहीं लेंगे। अब सपोज करो आप है, आपका भाई बहन, आप सब खेलने जा रहे हो, आप काम पे नहीं जा रहे, आप काम नहीं कर रहे, तो हम आपको अनएम्प्लॉयड थोड़ा कहेंगे। अनएम्प्लॉयड में हम वो ले लेते जो लोग काम करने के काबिल हैं और काम करना चाहते हैं और उनको काम नहीं मिल रहा प्रिवेलिंग रेट पे, तो हम उनको अनएम्प्लॉयड कहते हैं। हमारे जो वर्क फोर्स है जिससे हम अनएम्प्लॉयड लोग काउंट करते हैं वो एज है 15 to 59। 15 to 59 की जो एज है इसमें हम मानते हैं कि यदि इसमें से कोई काम करना चाहता है और उनको काम नहीं मिल रहा और तो हम कहेंगे वो लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इसमें हम छोटे छोटे बच्चे, आप जैसे चिल्ड्रन या फिर पेशेंट्स या फिर ओल्ड पीपल, हम इनको ऐड नहीं करते, इनकी काउंटिंग इस वर्क फोर्स में नहीं होती। जब भी हमने किसी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन देखनी है कितनी है, तो इस एज ग्रुप में से जो लोग काम करना चाहते हैं और उनको काम नहीं मिल रहा, हम वो यहाँ से काउंट करते हैं। हमारी कंट्री में जो वर्क फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, इतनी क्वांटिटी में है कि हम उनको वर्क फोर्स को हमारे देश की तरक्की के लिए लगा सकते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि प्रिवेलिंग वेज रेट पे जब कोई काम करना चाहता है और उसको काम नहीं मिल रहा तो हम उसको कहते हैं कि ये अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह की होती है, एक होती है सीजनल, आपके सिलेबस में ये है, हम यही करेंगे बस दोनों, सीजनल एंड डिस्गाइज्ड। अब ये सीजनल जिसको हम कह सकते हैं मौसमी, और इसको कह सकते हैं, आपको सबको पंजाबी नहीं समझ आएगी तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं। सीजनल कौन सी होती है, जो मौसमी, और डिस्गाइज्ड कौन सी होती है, जो छुपी हुई बेरोजगारी भी हम इसको कह देते हैं। सीजनल वो होती है, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में करवाया था कि बीज बीजने के टाइम और फसल काटने के टाइम बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है। तो खेतों में ज्यादातर हमारे देश का ऑक्यूपेशन है, जो देश के लोगों का, वो एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जब फसल बीजनी होती है या काटनी होती है तब बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है, लेकिन इन बिटवीन जैसे फसल ने अपने आप ही ग्रो करना है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, तब लेबर है जो, तब लोग है जो वो फ्री होते हैं। तो इसका मतलब कि कोई खास सीजन है, या फिर सपोज करो विंटर सीजन है, विंटर में आइसक्रीम का जैसे सीजन आ गया तो उनकी बिक्री बहुत होती है, उनको काम मिल जाता है, या फिर ठंडी चीजों का, ठंडे कपड़ों का मौसम आ गया और बाकी के महीने वो फ्री रहते हैं। सीजनल वो वाली अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो कुछ पर्टिकुलर सीजन में तो उनका काम चलता है, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली होती है, लेकिन कुछ महीने के लिए वो फ्री होते हैं, उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जो पता ही नहीं चलता कि वो लोग अनएम्प्लॉयड है। इसको हम छुपी हुई इसीलिए कहते हैं कि वो छुपे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा कि उनसे प्रोडक्शन का फर्क पड़ रहा है, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, सपोज करो एक खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब 10 लोग काम कर रहे हैं, जितने वहां पे जितना भी हेक्टेयर उस पर लैंड में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, सपोज करो उसमें से हम 2 लेबर हटा देते हैं, अब 8 रह गए। 8 लेबर भी उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन उतना हो रहा है जितना के 10 कर रहे थे, तो वो जो 2 लोग हुए वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हुए। इसी तरह से यदि हम किसी फैक्ट्री का एग्जांपल ले ले, सपोज करो वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं और वो 1000 शर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, एक महीने में 1000 शर्ट बना रही है 10 वर्कर। अब सपोज करो कि उनको लगा कि मशीन से काम करना है और ये वर्कर फालतू हैं, और मान लो वहां से 2 वर्कर हटा दिए गए, 3 वर्कर हटा दिए गए, वही मशीन्स हैं, वही बिल्डिंग है, वही सारा काम है, अब वो भी 1000 शर्ट्स बना रहे हैं, तो वो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा थे जिनका पता ही नहीं चल रहा था, उनसे प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो जब जो प्रोडक्शन है उसमें कोई फर्क ना पड़े,
किसी लेबर को ऐड करने से या हटाने से उसको हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट आपने देखी, सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है, जो मौसम के अनुसार है, मतलब कुछ महीनों में उनके पास काम होता है, कुछ महीने के पास उनके पास काम नहीं होता। डिस्गाइज्ड वो है जिनका हमें पता ही नहीं चलता कि इन लोगों से प्रोडक्शन का फर्क पड़ भी रहा है या नहीं। अब इनके इफेक्ट्स क्या हैं, यदि लोग अनएम्प्लॉयड हैं किसी कंट्री में तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि हमारी मैन पावर है जो वो वेस्टेज हो रही है, वेस्टेज ऑफ मैन पावर है, ठीक है। हमारे पास लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। आपने देखा है बहुत सारे ग्रेजुएट बच्चे हैं जो कि जॉब करना चाहते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। तो इसका मतलब स्किल तो हमारी कंट्री में है, एक्सपर्ट है, एजुकेटेड है, लेकिन हमारी मैन पावर की वेस्टेज हो रही है। एक, यदि वो काम नहीं कर रहे, जीडीपी में अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, कुछ भी देश में ग्रोथ की हेल्प नहीं कर रहे, तो वो किसी उस कंट्री के लिए एक तरह की लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो वो अपना एक तरह का भार हो जाता है। एसेट से क्या बन गया, वो एक लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि उसको वो किसी और की कमाई से पैसे से खा रहा होता है। वो खुद क्योंकि कमा ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स है, ये इसके दो बैड इफेक्ट्स है अनएम्प्लॉयमेंट के। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे काम किए, कुछ स्कीम्स चलाई ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके। वो स्कीम्स के आपने नाम याद कर लेने हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स, यदि आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई, तो आपने वो नाम याद कर लेने हैं। जैसे आप पहले शॉर्ट पे याद कर लो, जैसे SJSY, इसका क्या मतलब है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ठीक है। ऐसे याद कर लेना पहले इसको, फिर इसके फुल फॉर्म आप याद कर लेना। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। दूसरी कौन सी है, SGRY, इसका है संपूर्ण ग्रामीण। ग्रामीण मतलब ये गांव के लोगों के लिए स्पेशल बनाई गई थी। यहाँ पर सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत मिलती है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, मनरेगा। मनरेगा को क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये 3 स्कीम्स आपने लर्न कर लेनी है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट ने चलाई थी, जिससे जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको एटलीस्ट कम किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। तो ये आपका चैप्टर था। इसके भी क्वेश्चन आंसर्स की मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।